साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं और आज का मेरा मुद्दा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस और ऑस्ट्रेलिया की सरकारी यात्रा से जुड़ा हुआ है। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा। और जो भी जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं उसे शेयर भी अवश्य कीजिएगा, क्योंकि सूचना जो भी मैं आपके समक्ष लाता हूं वह लाभप्रद है और सूचनाप्रद है। तो अब आता हूं अपने मुख्य मुद्दे पर। 8 से 10 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और ऑस्ट्रेलिया की सरकारी यात्रा की थी। 8 से 9 जुलाई की रूस की यात्रा के बाद उन्होंने 9 से 10 जुलाई को वो ऑस्ट्रेलिया गए थे। और मोदी की जो ऑस्ट्रेलिया यात्रा है उसमें अन्य बातों के साथ साथ एक प्रमुख बात यह है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री 41 वर्षों के बाद 41 ईयर्स के बाद जो है ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गया था। और मोदी की प्रधानमंत्री बतौर यह पहली यात्रा थी। यह वीडियो चूंकि लंबा हो जाएगा अगर इसमें मैं ऑस्ट्रिया को भी अगर शामिल करूं, इसलिए उसका वीडियो मैं अलग से आपके समक्ष लाऊंगा। और फिलहाल मैं प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के बारे में आपको अवगत करा रहा हूं। उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हुई, क्या निर्णय लिए गए और भारत रूस संबंध जो हैं कहाँ तक पहुँचे हैं, इसके बारे में मेरा यह वीडियो है। तो यहाँ पे साथियों 2022 में यूक्रेन रूस युद्ध शुरू होने के बाद जो मोदी की यह यात्रा जो थी रूस की पहली यात्रा थी। और इसलिए उनकी रूस यात्रा के यहाँ पर कई मायने भी थे। मोदी की रूस यात्रा जो है दो महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ हुई और जिससे भारत की स्थिति को और पेचीदा बना दिया था। पहली घटना जो थी 8 जुलाई 2024 को यूक्रेन की राजधानी कीव में बच्चों के अस्पताल पर रूस का जो है मिसाइल हमला था। और दूसरी घटना जो थी 9 से 11 जुलाई 2024 को वाशिंगटन डीसी में नाटो का शिखर सम्मेलन था। और इस शिखर सम्मेलन में जो है सदस्य देशों तथा जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे अमेरिकी सहयोगियों ने रूस विरोधी रणनीति को अंतिम रूप दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मोदी की रूस यात्रा के विरोध में अपनी भड़ास निकालते हुए कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का नेता सबसे बड़े अपराधी के साथ गले मिल रहा है। साथियों, निसंदेह जब दुनिया यूक्रेन युद्ध के गंभीर परिणामों में उलझी थी, तब मोदी को मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ गर्मजोशी से मिलते देखा गया। और इससे यूक्रेन के साथ ही पश्चिम में चिंता और आलोचना होना स्वाभाविक था। अमेरिका के आधिकारिक प्रवक्ता चाहते थे कि भारत रूस के सामने क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का मुद्दा उठाए। वहीं यूक्रेन ने इस यात्रा को शांति प्रयासों के लिए एक बड़ा झटका बताया। लेकिन भारत ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया कि वह अपने राष्ट्रीय हितों पर आधारित स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति पर कायम है। 2 वर्ष पहले सितंबर 2022 में समरकंद में संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में मोदी ने पुतिन के साथ अपनी आमने सामने की बातचीत में कहा था कि यह युग जो है युद्ध का नहीं है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए रूसी राष्ट्रपति से अपनी इस बार की बातचीत में मोदी ने कहा कि जब हम मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं तो यह दिल दहला देने वाला होता है। वास्तव में अस्पतालों और नागरिक बस्तियों पर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और ऐसे कृत्य युद्ध अपराध की श्रेणी में रखे जाते हैं। ऐसा मोदी ने पुतिन के साथ अपने आमने सामने की बातचीत में ये बात कही। हालांकि इस पर रूस ने किसी भी नागरिक बस्तियों पर हमले के आरोपों को खारिज किया। साथियों, भारत का पक्ष रखते हुए मोदी का कहना था कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिया है। यह हर जगह शांति और समृद्धि का आकांक्षी है और 21वीं सदी में अपनी भूमिका को पहले से ज्यादा मजबूत भारत बनाएगा। युद्ध और आतंकवाद को खत्म किए बिना
और शांति कायम किए बगैर कहीं भी मानव अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवन नहीं दिया जा सकता, ऐसा भी मोदी का कहना था पुतिन से। साथियों, यहाँ यह उल्लेख करना जरूरी होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के 2 दिन बाद ही राजदूत एरिक गारसेटी ने नई दिल्ली में सार्वजनिक मंच पर कहा था कि भारत अमेरिका रक्षा संबंध महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इस रिश्ते को हल्के में नहीं लिया जा सकता। स्वाभाविक है कि गारसेटी जो है मोदी की रूस यात्रा की ओर संकेत कर रहे थे, अप्रत्यक्ष तौर पर। राजदूत गारसेटी का यह भी कहना था कि युद्धकाल में कोई भी देश तटस्थ नहीं होता है, वह या तो युद्ध के पक्ष में होता है या विपक्ष में। यूक्रेन का युद्ध अब एक ऐसे बिंदु पर पहुंचने लगा है जहां पर पश्चिम यह कह सकता है कि जो हमारे साथ नहीं है वह हमारे खिलाफ है। स्पष्ट है कि उनका संकेत भारत की ओर ही था। साथियों, मोदी की रूस यात्रा का उद्देश्य अगर हम देखें, अन्य कारणों के साथ साथ चीन को रूस के बहुत करीब आने से रोकना था, क्योंकि हाल के वर्षों में जब से रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ा है, चीन और रूस एक दूसरे के निकट आ रहे हैं और रूस को दिए जाने वाले उसके यानी चीन के गुप्त सैन्य समर्थन में ड्रोन है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है और मिसाइल हैं, टैंक और अन्य सैन्य उपकरण जो हैं बनाने के लिए मशीन टूल्स शामिल हैं। यानी यह सब रूस को जो है चाइना दे रहा है। भारत के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऐसा होने से उसे रोक सके, यानी चीन और रूस की जो मित्रता है उसको रोक सके, या चीन का जो रूस के साथ व्लादिमीर पुतिन के साथ जो संबंध जो है निकट हो रहे हैं, प्रगाढ़ हो रहे हैं, उनमें भारत की कोई दखल अंदाजी यहाँ पर नहीं दिखती और न है। लेकिन साथियों, मोदी और पुतिन के बीच की आपसी समझबूझ या कहें कि उनकी केमिस्ट्री का भी यहाँ उल्लेख करना जरूरी होगा। जहां पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉस्को के सेंट कैथरीन हॉल में रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपस्टोल द फर्स्ट हॉल से अलंकृत करते हुए कहा कि उन जैसे यानी मोदी जैसे ऊर्जावान नेता पर भारत और भारतीय लोगों के हित में अच्छे नतीजे देने की क्षमता है, मौजूद है। और मोदी के नेतृत्व में जो है भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। यहाँ पर ध्यान में लाना जरूरी होगा कि अभी भारत जो है विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। साथियों, वहीं रूस के वैज्ञानिक केंद्र के भ्रमण के दौरान मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कंधा थपथपाते हुए कहा कि यह मेरा मित्र बहुत साहसी है। इस टिप्पणी का संदर्भ चाहे पुतिन के पूर्व में किए गए साहसिक कार्यों से हो या पुतिन की यूक्रेन में सैनिक संगठन नाटो और अमेरिका को खुली चुनौती देने से हो, लेकिन मोदी के साहसी मित्र को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तो युद्ध अपराधी करार करते हैं, युद्ध अपराधी कहते हैं। तो यह भी स्वाभाविक है कि अमेरिका को यह कैसे भाता। साथियों, रूस के राष्ट्रपति के साथ अपनी बातचीत में मोदी ने कहा कि हम विगत 10 वर्षों में 17 बार 17 बार मिल चुके हैं और विगत 25 वर्षों में 22 दोनों देशों के जो है वर्षों में 25 वर्षों में दोनों देशों के बीच जो है 22 द्विपक्षीय बैठकें हो चुकी हैं। तो इससे हमारे संबंधों की गहराई का पता चलता है। ये हमारे संबंधों की गहराई के परिचायक है। यहाँ यह गौर करने योग्य है कि 21वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 2021 में जब आयोजित किया गया था, उसके बाद पिछले 3 वर्षों से कोई वार्षिक शिखर सम्मेलन नहीं हुआ था और सभी शिखर सम्मेलनों में दोनों नेताओं की बराबर भागीदारी रही है। यानी अब तक भारत और रूस के बीच जो शिखर बैठकें वार्षिक तौर पर होती हैं, उनमें दोनों नेता जो हैं आपस में दोनों नेताओं ने ये शिखर बैठकें जो हैं इनमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और साथियों, 22वां जो यह भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन था, इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई
तथा व्यापार है, रक्षा है, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति है, ऊर्जा, परिवहन और संपर्क, व्यापार और निवेश तथा संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस और बहुपक्षीय मंचों में सहयोग जैसे कई और भी क्षेत्रों में जो है सहयोग को और बढ़ाने के अवसरों की खोज की गई। दोनों नेताओं ने इन सभी क्षेत्रों में किस प्रकार से अपने सहयोग को आगे और बढ़ाया, इस पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच चर्चा के दौरान रूसी सेना में जो सेवा देने के नाम पर गुमराह किए गए भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई का मुद्दा भी उठा, और जिस पर पुतिन की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही और उन्होंने अपनी सेना में कार्यरत सभी भारतीयों को बर्खास्त करने और उनकी भारत वापसी में मदद करने पर सहमति व्यक्त की। इसे हम निश्चित तौर पर भारत की कूटनीतिक जीत कह सकते हैं। यहाँ यह ध्यान में लाना आवश्यक होगा कि कुछ समय पहले कई भारतीयों को धोखा देकर रूसी सेना में भर्ती करने का खुलासा हुआ था और कई भारतीय रूस यूक्रेन युद्ध मोर्चे में तैनात भी हैं और 2 भारतीयों की रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान मौत भी हो चुकी है। साथियों, दोनों नेताओं के बीच जो 22वीं जो वार्षिक शिखर बैठक हुई, उसके बाद जारी संयुक्त वक्तव्य के मुताबिक दोनों पक्षों ने विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी यानी स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को निरंतर मजबूत और गहरा बनाए रखने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है, असैन्य परमाणु सहयोग है, अंतरिक्ष में सहयोग है और आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्तर पर सुरक्षा वार्ता के महत्व पर भी प्रकाश डाला। तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने देश में किसानों को उर्वरक की जो कमी है उसके संकट से निपटने में रूस ने जो सहयोग दिया है उसकी सराहना की। मोदी ने रूस के राष्ट्रपति को आतंकवाद की समस्या पर भारत की चिंताओं से अवगत कराते हुए इस बात पर विशेष जोर दिया कि भावी पीढ़ी के भविष्य के लिए विश्व में शांति कायम करने की आज बहुत आवश्यकता है। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत रूस के कजान और एकातेरिनबर्ग इन 2 शहरों में नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा। ये मॉस्को में भारतीय दूतावास और सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक में वाणिज्यिक जो दूतावास अभी स्थापित हैं उनसे मतलब उन्हीं के साथ ये अतिरिक्त होंगे। तो दोनों नेताओं की मौजूदगी में 9 अहम समझौतों पर भी दस्तखत किए गए, जिसमें फ्री ट्रेड से लेकर यानी मुक्त व्यापार से लेकर रुपये में कारोबार करने तक की सहमति यहाँ पर शामिल है। साथियों, मोदी की इस यात्रा की उपलब्धियों के बारे में दोनों देशों ने सार्वजनिक रूप से ज़्यादा ब्यौरा नहीं दिया, डिटेल्स नहीं दी, लेकिन यह निश्चित है कि सैनिक और आर्थिक मोर्चे पर जो सहमति बनी है वे भविष्य में साकार होगी, यानी भविष्य में कार्य रूप ग्रहण करेंगी। यूक्रेन युद्ध के बाद रूसी कच्चे तेल का भारतीय आयात 2021 में अगर हम देखें 2.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2023 में 46.5 बिलियन डॉलर हो गया। अमेरिका और उसके सहयोगियों की ओर से रूसी कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद नई दिल्ली को भारी छूट पर रूसी तेल खरीदने से भी लाभ हुआ है और द्विपक्षीय व्यापार में और वृद्धि के लिए मोदी और पुतिन ने 2030 तक जो टारगेट रखा है 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही दोनों ने राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करके द्विपक्षीय निपटान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना जारी रखने पर भी सहमति व्यक्त की है। भारत के सभी व्यापारिक साझेदारों में रूस जो है चौथे नंबर पर है, यहाँ यह ध्यान देने योग्य है। साथियों, आज रूसी मूल के हथियारों और उपकरणों की मौजूदा 60 से 70% उत्पादन के लिए भारत रूस पर निर्भर है। ये जो हथियार हैं हवा, जमीन और नौसेना के लिए महत्वपूर्ण हैं। मॉस्को तकनीकी सहयोग पर एक कार्य समूह की ओर से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण
के माध्यम से, मेक इन इंडिया के तहत संयुक्त उद्यमों के माध्यम से जो है स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति के मुद्दों से भी जो है दोनों देश निपटेंगे। भारत रूस अंतर सरकारी आयोग सैन्य तकनीकी सहयोग, जिसको हम कहेंगे IRIGC M&MTC की अगली बैठक के दौरान इन प्रावधानों पर चर्चा होगी। बुनियादी ढांचे की क्षमता बढ़ाने के लिए मोदी और पुतिन चेन्नई व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री कॉरिडोर और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर INSTC जैसे परिवहन और संपर्क का विस्तार करने के साथ साथ उत्तरी समुद्री मार्ग के माध्यम से रूस और भारत के बीच शिपिंग विकसित करने के जो हैं इच्छुक हैं दोनों देश। और दोनों देश जो हैं उत्तरी समुद्री मार्ग पर सहयोग के लिए IRIGC TEC के भीतर एक संयुक्त कार्य समूह शुरू करना चाहते हैं। इससे जो है रूस और भारत के बीच हाइड्रोकार्बन संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। जून के आखिरी हफ्ते में रूस ने पहली बार INSTC के माध्यम से कोयले से लदी 2 ट्रेनें जो हैं भारत भेजी हैं और जो ईरान के माध्यम से रूस को भारत से जोड़ती हैं। साथियों, भारत और रूस जो हैं दोनों ने रूस के सुदूर पूर्व और आर्कटिक क्षेत्र में व्यापार और निवेश सहयोग को बढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए वे 2024 से 2029 की अवधि के लिए रूस के सुदूर पूर्व में व्यापार है, आर्थिक और निवेश क्षेत्रों में भारत रूस सहयोग के एक कार्यक्रम पर हस्ताक्षर करने की योजना भी बना रहे हैं। दोनों देश रूस के आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग के सिद्धांतों पर भी हस्ताक्षर कर रहे हैं। इन समझौतों के बाद जो हैं दोनों देशों के बीच, खासकर अगर हम देखें, कृषि है, ऊर्जा है, खनन है, जनशक्ति है, हीरे, फार्मास्यूटिकल्स, समुद्री परिवहन आदि क्षेत्रों में आगे सहयोग के लिए एक आवश्यक रूपरेखा बनेगी। नई दिल्ली और मॉस्को के लिए बहुध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के उद्भव का कारण संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, G20, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और संघाई सहयोग संगठन जैसे विभिन्न बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से अपनी संबद्धता या अपनी एकजुटता के लिए एक साझा रणनीतिक तर्क को भी साझा करना जारी रखना है, ताकि जलवायु परिवर्तन है, साइबर सुरक्षा है, मादक पदार्थों की तस्करी है, सीमा पार आतंकवाद है, अलगाववाद जैसे आपसी चिंता के मुद्दों पर सहयोग और सहभागिता को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रीय मंचों जैसे कि आसियान क्षेत्रीय सुरक्षा मंच है ARF, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस है ADMM प्लस के भीतर सहयोग को मजबूत करने के महत्व को भी रेखांकित किया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए एक बार पुनः अपने समर्थन की पुष्टि की। साथियों, मोदी और पुतिन की दोस्ती या कहें कि भारत रूस की जो बॉन्डिंग है, इसके बारे में दुनिया कुछ भी कहे, इस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नजर नहीं आती। रूस भारत के साथ अपने 6 दशक पुराने संबंधों को बचाना चाहता है और शीत युद्ध की समाप्ति और हाल के वर्षों में अमेरिका भारत सहयोग के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बावजूद रूस जो है एक महत्वपूर्ण भागीदार बना हुआ है भारत का, जिसे हम एक सदाबहार मित्र भी कह सकते हैं। लेकिन मोदी की रूस यात्रा के संदर्भ में अमेरिका और पश्चिम देशों की खुफिया एजेंसियां आने वाले दिनों में भारत के प्रति कैसा रवैया अपनाती हैं, इस पर भारतीय एजेंसियों को अवश्य नजर रखनी होगी। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने NGO, थिंक टैंक्स और अन्य संस्थानों के जरिए पूरे देश में जाल फैला रखा है। इन्हें किसी निश्चित उद्देश्य के लिए सक्रिय किया जा सकता है और दुनिया के कई देशों में ऐसे उदाहरण हम देखते हैं जब अमेरिका ने प्रतिकूल सरकारों को गिराने या अस्थिर बनाने की साजिश की है। प्रतिकूल सरकारों से यह मतलब है कि जिन सरकारों में अमेरिका को अपना हित नहीं दिखता। साथियों, इसके अलावा यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूस की चीन के साथ दोस्ती निकट भविष्य में और घनिष्ठ होने की आशा है।
यह भारत रूस संबंधों को कहाँ तक प्रभावित करेगी, उस पर भी हमें नज़र रखनी होगी। तो साथियों, ये आज का मेरा मुद्दा था जो मैंने आपके समक्ष बांटा, शेयर किया। आप अपनी टिप्पणी अवश्य दें, पसंद नापसंद दोनों का मैं हमेशा से स्वागत करता हूँ। और इसी के साथ यहाँ पर पुनः मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि मेरी बाजार में कुछ पुस्तकें उपलब्ध हैं जिनका मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के साथ। आपको यदि समय मिले, आप अध्ययन करना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे पूरी आशा है कि आप अवश्य लाभान्वित होंगे उन पुस्तकों के अध्ययन से। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलता हूँ आपसे फिर एक नए ज्वलंत मुद्दे पर। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए, लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का अवश्य बेसब्री से इंतजार करते रहिए। तो पुनः एक बार नमस्कार।